बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज हम बात करेंगे कि नवाज़ शरीफ साहब क्यों गुमनामियों में चले गए, नवाज़ शरीफ साहब के साथ होने क्या जा रहा है और नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ क्या है कि क्यों वो बिल्कुल ही एक साइड लाइन उनको कर दिया गया और कोई खैर खबर नहीं है। कोई उनके जो किचन कैबिनेट थी किसी दौर में, उनमें से कोई भी अहम ओहदे पर नहीं है। इसकी क्या हकीकत है सिवाय मरीम नवाज़ साहिबा के। और मरीम नवाज़ भी जिस तरीके से चला रही हैं पंजाब को, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। एक तो ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करनी है। और फिर जनाब बात करेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, इसकी क्या हकीकत हो सकती है और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत और JUI फे की सियासत, ये कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर, और इनका क्या किस किस्म का किरदार हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर जनाब आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 मज़ीद सीटें ले ली गई हैं। उसके बाद कोर कमेटी का इजलास हुआ है और खान साहब की जो मुलाकातें जिन पे कल परसों पाबंदी लगाई थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, उनको भी ख़त्म कर दिया, उस पाबंदी को ख़त्म कर दिया और अलाउ कर दी गई मुलाकातें। इसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला जो केस था जो पेशावर हाई कोर्ट में जो है दायर की गई थी दरख्वास्तें, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने क्या किरदार अदा किया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आपसे एक छोटी सी अपील कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा। जनाब, बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब के नवाज शरीफ साहब अचानक मंजर से गायब हो गए हैं। हालांकि नवाज शरीफ साहब को इस उम्मीद पर लंदन से वापस बुलाया गया था कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लीड करेंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे चौथी मरतबा पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे जैसा कि माजी में बकौल उनके वो पाकिस्तान को बहुत आगे लेकर गए थे। तो इस तरह की चीज़ें इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कह रही थी और एक्सपेक्टेड भी यही था कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मनसेरा वाली सीट हार गए। हालांकि उनका जो दामाद था कैप्टन सफदर, वहाँ से उन्होंने कैंपेन चलाई थी, लेकिन वो सीट हार गए। और फिर जनाब यास्मीन राशिद से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बामुश्किल उनको धांधली करके फॉर्म 47 के ज़रिए वहाँ से जितवाया गया। अच्छा, ये बड़ी अहम एक और चीज़ है कि चलें ठीक है, वो जीत गए, वो नेशनल असम्बली के मेंबर बन गए, तो क्या चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया गया? ये बड़ा एक अहम जो है एक बड़ा सवाल है। और क्यों उनको वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बनाया गया? तो ये चीज़ जनाबे वाला आप जहन में रखें कि इस वक्त जितनी भी हुकूमत बनी है और जिस तरीके से बनाई गई है, वो ज़ाहिर है आप और मैं हम सब बेहतर जानते हैं कि उसके पीछे क्या कहानी कार फरमा थी और कैसे ये सारे मिनिस्टर्स बने हैं, कैसे ये सारी हुकूमत जो है तश्कील पाई है, कैसे 2/3 मेजॉरिटी दी गई है, क्यों 2/3 मेजॉरिटी दी गई है, क्या क्या आईनी तरमीम करनी है। ये बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाली बातें नहीं है। आज के दौर में हर शख्स खुद समझदार है और क्या होने वाला है पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स से आने वाले दिनों में उसमें क्या पेशरफ्त होगी, ये भी हम बेहतर इसको जानते हैं। और जनाब नवाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट, जिसके अंदर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और इसहाक डार साहब, ख्वाजा आसिफ साहब और इस तरह के लोग जो बड़े करीब तर समझे जाते थे, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब और फिर साद रफ़ीक साहब, ये सारे के सारे, एहसन इकबाल साहब, ये सारे वो लोग थे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते थे। अब उसमें कुछ को तो आप देखें, राना सनाउल्लाह साहब का नाम लेना मैं भूल गया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते थे, इलेक्शन वो हार गए। और उसके बाद जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब इलेक्शन हार गए। इसी तरह मियाँ शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, इलेक्शन लड़ने का उन्होंने फैसला वापस ले लिया, इलेक्शन लड़ा ही नहीं। और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब को जिस तरीके से जितवाया गया सबके सामने है, ख्वाजा आसिफ साहब को जो पोस्ट दी गई है वो भी सबके सामने है। और इसमें बहुत सारी निशानियाँ होती हैं समझने वालों के लिए। फिर जनाब राना सनाउल्लाह साहब, अगर तो वो हार भी गए थे तो उनको मशीर बनाकर वज़ीर दाखिला बनाया जा सकता था, क्योंकि प्रीवियस जो कारकर्दगी थी वो इतनी बुरी नहीं थी। वो भी जनाब उनको मशीर नहीं लगाया गया और कोई वजारत नहीं दी गई, बल्कि मोहसिन नकवी को पंजाब से उठाकर वज़ीर दाखिला बना दिया गया बगैर किसी जो ओहदे के, मतलब उनके पास कोई MNA शिप नहीं है, वो MNA नहीं है, वो सेनेटर भी नहीं है, उनको मशीर नहीं बल्कि डायरेक्ट फुल वज़ीर ही लगा दिया गया।
तो ये निशानियां हैं समझने वालों के लिए। मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म क्यों नहीं बनाया गया, उनका क्या माजी का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखा गया, और ऑब्वियसली यही वजह हो सकती है उनको जो है वो नहीं बनाया गया। क्या गुजरांवाला की जो उनकी तकरीर थी वो वजह हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सामने रखें और इनके ऊपर थोड़ा बारीक बीनी से इसके ऊपर गौर करें तो ये बात क्लियर कट है कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर सियासत के दरवाजे आलमोस्ट बंद हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब के जो दोनों साहबजादे इस वक्त पाकिस्तान आए हैं, इसमें मुझे ये लग रहा है पर्सनली कि ये दोनों इनको वापस लेकर जाएंगे और मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा के लिए किस्सा पारीना बन जाएंगे पाकिस्तान की सियासत में, ऐसा बाज़ाहिर लगता है। और आने वाली जो सियासत है वो शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे, जब तक वो करते हैं 3 महीने 6 साल है, ये 5 साल हैं, और वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को लीड करेंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सर्वाइवल उसका रहेगा, सर्वाइव कर पाएगी मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, जब मियां नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे? और मियां नवाज शरीफ साहब के पास अगर देखा जाए तो उस वक्त सिर्फ एक जो उनके पास मरीम नवाज साहबा की जो CMशिप है पंजाब की, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके हाथ में। तो क्या मरीम नवाज साहबा जो है वो कामयाब हो जाएंगी और मरीम नवाज साहबा जो है CMशिप सही तरीके से चला लेंगी? ये भी अभी कबल अज़ वक्त है कहना, क्योंकि फ़ैसले जो हैं पंजाब के अंदर भी मरीम नवाज साहबा के हाथ में नहीं है और मरीम नवाज साहबा वो फ़ैसले नहीं कर सकेंगी और ना वो कर पा रही हैं और ना उनको करने दिए जाएंगे। तो ऐसे में जनाब कल जो मुलाकात हुई फिर अली अमीन गंडापुर साहब की, उस मुलाकात को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो मुलाकात बड़ी अहमियत की हामिल है। आल तो ये प्लान्ड मुलाकात नहीं थी, परसों तक या इवन कल सुबह तक भी मीडिया को भी ये चीज़ खबर पता नहीं थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो कि बड़े जारियाना उनका अंदाज़ था, बड़े उनकी जारियाना किस्म के जो है वो बयानात आ रहे थे और वफाकी हुकूमत भी इसी तरीके से डील कर रही थी। तो क्या ये पॉसिबल है कि ये जो वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत इनके दरमियान कभी दूरियां ख़त्म हो सकेंगी? तो फिर कल अचानक ये पता चलता है, सुबह के टाइम पे मीडिया को भी बताया जाता है अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मिलने आ रहे हैं। बज़ाहिर इस मुलाकात को नाम दिया गया जनाब जो वाजबात थे KPK के, वो वाजबात हासिल करने और सूबे के मसाइल के हल के हवाले से वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर बैठने का फैसला किया गया। लेकिन हम इसको यहीं तक महदूद नहीं कर सकते। एक बात तय है कि इमरान खान साहब की मशावरत के बगैर, इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर अली अमीन गंडापुर साहब वफाकी हुकूमत से मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये मुलाकात अगर इमरान खान साहब की मशावरत से या उनकी इजाज़त से हुई है तो क्या इमरान खान साहब ने कोई रिलीफ मांगा है? हरगिज़ नहीं मांगा। और क्या इमरान खान साहब को रिलीफ मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते। क्या इमरान खान साहब अभी जिस पोजीशन में हैं क्या उनको रिलीफ मांगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए। क्यों? रिलीफ बंदा तब मांगता है जब उसको थ्रेट किया जा रहा हो कि यार आपके साथ ये हो सकता है। जब खान साहब के साथ ये सारा कुछ हो गया, जेल डाल दिया गया, बीवी के साथ जो कुछ हुआ सबके सामने है, जो फजूल किस्म के केसेस बनाए गए सबके सामने, तो ऐसे में इमरान खान के पास क्या बचा था जिसके लिए रिलीफ मांगते? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हो सकता है ऐसा कि अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई? तो जनाबे वाला इस वक्त जो सूरत हाल है, सियासत इस वक्त पाकिस्तान की बंद गली में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बिल्कुल आप ये समझें कि पॉलिटिक्स हाईजैक्ड है और कोई सियासतदान खुलकर अपने फैसले करने की पोजीशन में, खुलकर क्या फैसले करने की पोजीशन है ही नहीं। वो सियासत करने के काबिल इस वक्त कोई सियासतदान नहीं है। तो क्या ऐसी सूरत हाल से निकालने के लिए कोई बाहर से आएगा जो इनको एक पेज पर लेकर आएगा? ऐसा नहीं होगा। और अगर इस सूरत हाल से निकलना है तो करना क्या होगा? ऑब्वियसली सियासतदानों को मिलकर बैठना होगा, रिकन्सिलिएशन करनी पड़ेगी। आपके ज़ाती कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ किसी भी किस्म के इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब बात रियासत की आती है, जब आइन और कानून की आती है, जब इस मुल्क के 24 करोड़ आवाम की बात आती है, उनके हकूक़ की बात आती है, तो देन यू हैव टू डिसाइड कि कैसे आपने इस मुल्क को लेकर चलना है। ये सियासतदानों को डिसाइड करना पड़ेगा। और क्या ये जो मुलाकात थी ये इसी एक सूरत हाल आगे बनती हुई नज़र आ रही है? ये रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिकन्सिलिएशन की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है या वफाकी हुकूमत ने कोशिश की है कि रिकनसाइल करें चीज़ों को, या फिर इसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी कोई किरदार अदा कर रहे हैं? ये कबल अज़ वक्त है कहना। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों एक चीज़ याद रखिएगा कि आने वाले दिनों में सियासत बड़ी तेज़ होती हुई आपको नज़र आएगी। मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा अहम किरदार हो सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार इन द सेंस को मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उनका जो एक प्रेशर है, जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान से, KPK से,
और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये बात कर रही है। तो अगर मौलाना फजल रहमान और तहरीक इंसाफ मिलकर लॉन्ग मार्च करते हैं तो ये वफाकी हुकूमत के लिए हुकूमत चलाना नामुमकिन बात है, ये बिल्कुल सीधी बात है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और दोनों एजिटेशन बड़े लेवल पर ये जमातें पैदा कर सकती हैं और ऐसे में वफाकी हुकूमत की कोशिश होगी कि उनको एंगेज किया जाए। तो ये एक मुलाकात में ये हो सकता है कि तमाम सियासतदान एक पेज पर आएँ और मुस्तकबिल के लिए एक फ़ैसला करें कि मुल्क को चलाना कैसे है। इस तरह मुल्क कभी नहीं चलते कि आइन और कानून को आप जूती की नोक पे रख लें और आइन और कानून को रोंद दें पाँव के नीचे और आप ये समझें कि मुल्क चल जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी आर नॉट इन 70s, वी आर इन 2024। और आज के दौर में हर शख्स जो आज़ाद भी है, हर शख्स जो बात करना जानता भी है, हर शख्स जो है अपने हकूक़ भी जानता है, हर शख्स को अपने आइन का भी पता है और हर शख्स को अपने आइनी हकूक़ जो हैं उसके पहले 40 जो उसकी दफ़ात हैं उस सब हर शख्स के पास महफूज भी हैं, हर शख्स की हथेली पे सारी तफसीलात भी हैं। तो ऐसे में कौम को बिल्कुल ही आगे लगाना ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे में सियासतदानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि मिल बैठकर सारे मामले को हल करें और मौलाना फजल रहमान साहब को भी साथ में लाएँ और चीज़ों को लेकर सही तरीके से आगे बढ़ें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 सीटें आज मज़ीद ले ली गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या किरदार होना चाहिए, किस लेवल की एहतजाज इनको करना चाहिए, क्योंकि प्लान ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10-15 मज़ीद सीटें जो कम की जाएँ और इनको स्क्वीज़ किया जाए और जिस हद तक किया जा सकता है स्क्वीज़ किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है इस वक्त समझ से बाहर है। मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आज पेशावर हाई कोर्ट ने सुनाया और ऑब्वियसली वो फ़ैसला सुनाना बनता है उनका, क्योंकि वकला की जो संजीदगी है, संजीदगी का जो लेवल होना चाहिए वो बिल्कुल नज़र नहीं आया और वकला जो है बिल्कुल उसमें ऐसे लग रहा था कि उनका कोई संजीदगी है ही नहीं, उस हवाले से उनके लिए इंपॉर्टेंस कोई है ही नहीं उस केस की। तो ऐसे में पेशावर हाई कोर्ट ने बिल्कुल बेहतरीन फ़ैसला दिया है मेरी नज़र में और इस सारी चीज़ों को कवर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में अलीमा खान साहिबा को चेयरपर्सन बनाना चाहिए। और यही एक चीज़ रह गई है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरपर्सन है अलीमा खान साहिबा को बना दिया जाता है तो फिर चीज़ें शायद कंट्रोल में रहें। अदरवाइज़ अगर हम एक खुशफहमी में रहें वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बज़ाहिर अगर यही सूरत हाल रहती है, चूँकि ये पाकिस्तान है, अगर आप दुनिया की बात करें जहाँ पे आइन कानून को माना जाता है, जहाँ पे महज़ब दुनिया में चीज़ें आइन कानून के तहत चलाई जाती हैं, तो वहाँ पे अगर हम होते तो फिर हम कहते हैं कि यार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चूँकि अवाम की हमायत है तो उनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। लेकिन चूँकि हम एक ऐसे देश में हैं जहाँ पे कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है और ये बनाना रिपब्लिक ऑलमोस्ट बन चुका है, तो ऐसे में कोई भी एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें आगे आसान होने वाली हैं नामुमकिन बात है। और रास्ता सिर्फ एक ही है कि सियासतदानों को मिलकर बैठना पड़ेगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी जनाब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हामी नासर। वस्सलामु अलैकुम।